नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक के यूट्यूब चैनल JJN999 पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? पहले ये बहुत ही आसान है समझना। पोर्स मतलब छेद होता है। तो नॉर्मली भी हड्डियों में थोड़े से कुछ महीन छेद होते हैं जो कि देखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये छेद बड़े हो जाते हैं और सामान्य और स्वस्थ हड्डी की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ऑर्थोपेडिक की हड्डी की एक काफ़ी कॉमन समस्या है। बहुत लोगों को होती है। आमतौर पे एक उम्र के बाद सभी को थोड़ा बहुत हो जाती है और इसके साथ एक चीज़ और है कि ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जब भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, उनका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है और उनके टूटने की जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि शुरुआत में ये पता नहीं चलती, इसके सिम्टम नहीं आते और जब तक सिम्टम अगर उसमें ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये काफ़ी बढ़ सकती है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये देखा गया है कि शुरुआत में अक्सर लोग इसको अनदेखा कर देते हैं और इसका इलाज नहीं होता। जब हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जब छिद्रपूर्ण हड्डियां हो जाती हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है मेन वो फ्रैक्चर का होता है। ये हड्डियां जो कॉमन साइट होती हैं, कूल्हे की हड्डी, कलाई की हड्डी और रीढ़ की हड्डी, इन जगहों की हड्डियां टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर ज़्यादा हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस तो कहीं की भी कोई भी हड्डी टूट सकती है, कहीं का भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है और कहीं का फ्रैक्चर हुआ है बिना किसी बहुत ज़्यादा खास चोट के या उसके, तो आप ये इसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो और आपको फिर एक और दूसरा भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे स्पेशली अगर रीढ़ का या कूल्हे का फ्रैक्चर होता है तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आपको खतरे में डाल सकता है, तो इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसके समय से उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है ये हमेशा इसमें दर्द नहीं होता, तो पता नहीं चलता इंसान को कि फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई में, उसकी जो लंबाई है उसमें कमी आने लगती है। कभी कभी पीठ में कुबड़ निकलने लगता है या ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं अगर कंडीशन सीवियर है तो। अगर 40 साल की उम्र के बाद फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बोन डेंसिटी का जो परीक्षण है उसको करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कितना खतरा है और आपको कितना एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें ये जो तीनों कॉमन साइट हैं ये दिखाई गई हैं। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं बाएं हाथ पर, तो ये कलाई की हड्डी है जहाँ पर कि ये फ्रैक्चर हो गया है और हड्डियाँ भी अगर आप देखें तो इनका थोड़ा सा हल्की दिख रही हैं, घनत्व कम है इनका। इसके बाद अगर सबसे नीचे वाला देखें तो इसमें भी यहाँ पर जो कूल्हे की हड्डी है ये इस जगह से टूट गई है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है। अगर आप बीच का अगर ये फोटो देखते हैं तो इसमें दो रीढ़ की हड्डियां दिखाई गई हैं। अगर आप नीचे की रीढ़ की हड्डी से ऊपर वाले की तुलना करें तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो मोटाई है कम है एज कंपेयर टू जो नीचे वाले की है। तो ये जो मोटाई कम हो गई है रीढ़ की हड्डी की, इसका कारण है ऑस्टियोपोरोसिस और इसकी वजह से कमज़ोर भी हो जाती हैं और कुबड़ निकलने की भी समस्या हो सकती है। जैसा कि आप दाहिने हाथ की फोटो में देख रहे हैं, ऊपर जो ये
तस्वीर दिखाई गई है ये नॉर्मल हड्डी की है, जैसे उसमें हल्के छेद थोड़े से पोर्स होते हैं, लेकिन नीचे देखिए यही चीज़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से पहचान होती है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है इस इंसान को और इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल केस में जो रीढ़ की हड्डी है वो उसका बहुत ही हल्का सा कर्वेचर होता है और इंसान जैसे आप देखते हैं नॉर्मली स्ट्रेट खड़ा होता है, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी हड्डियों का कर्वेचर इस तरह से मुड़ सकता है और वो इंसान भी इस तरह से थोड़ा सा जब खड़ा होगा तो पीछे कुबर निकला होगा या पीछे की साइड में उभरा होगा और आगे थोड़ा सा झुक के खड़ा होगा। तो अगर इस तरह की भी कोई चीज़ आ रही है तो अलर्ट हो जाना चाहिए, भले ही फ्रैक्चर ना हुआ हो, भले ही दर्द ना हो रहा हो, लेकिन जांच करा लेनी चाहिए। अब अगर हम देखें कि लाइफ टाइम इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या है, जैसे एक तो हिप फ्रैक्चर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर हिप फ्रैक्चर हुआ तो उसमें से ये देखा गया है कि 40% लोग इंडिपेंडेंटली चलने में असमर्थ होते हैं। उनको किसी न किसी छड़ी का सहारा, ट्रीटमेंट हो भी गया तो कोई छड़ी है या कोई और चीज़ है उसका सहारा लेना पड़ता है। 60% लोगों को कुछ एक साल के बाद या कुछ समय के बाद असिस्टेंट की, किसी और सहारे की ज़रूरत होती है। वो इंडिपेंडेंटली कहीं आना जाना या कहीं अकेले रहना, उसमें उनको परेशानी हो सकती है। और जो 33% हैं उनको ऐसे होते हैं जिनको कि डिपेंडेंट हो जाते हैं कि नर्सिंग केयर उनको चाहिए होती है लाइफ टाइम के लिए या घर में चाहिए होती है। और इवन 20 से 24% के लोगों में अगर हड्डी का, अगर कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो इवन मॉर्टेलिटी का या डेथ का भी खतरा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। इसमें से 50% लोग जो होते हैं उनमें कभी ना कभी कोई ना कोई हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। तो आइए अब हम जानें कि इसके क्या साइन सिम्टम हैं, कैसे हम पहचाने कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और उसके लिए अलर्ट हो जाएं। तो अगर हम मेडिकली देखें तो ये जब तक फ्रैक्चर नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर के पास आप नहीं जाते हैं तो वो नहीं पता चलता है। लेकिन अगर उसकी वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक दर्द हो सकता है और आत्मनिर्भर नहीं रह पाता है इंसान। जैसा कि पीछे के स्लाइड में दिखाया गया कि कुछ % लोगों में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई तो इवन डेथ तक का खतरा हो सकता है। जो बुढ़ापे में जिसको कहते हैं कि सभी को पता है कि पीठ झुक जाती है, तो वो ऐसा नहीं कि सभी में हो जाता है, लेकिन जिनमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस है लंबे समय से और उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो जो उसकी वर्टिब्रा है, कई सारी वर्टिब्रा पतली होकर के कोलैप्स हो जाती हैं जिसके कारण की कमर झुक जाती है। और इसमें एक समस्या ये होती है कि जो रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है उसमें दर्द नहीं होता। तो इस कभी कभी क्या होता है कि वो हो रखा है और जरा सा ठोकर लगी या जरा सा कोई चीज़ का धक्का लगा तो उससे भी पीठ में काफ़ी तेज दर्द होता है और कुबर भी निकल सकता है अगर लगातार ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर हो रही है आपके साथ तो अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको ये नहीं लगता है कि कोई ऑब्वियस कोई फ्रैक्चर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो भी अगर इस तरह की कोई चीज़ समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये देखा गया है कि जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं वो बुजुर्ग लोगों में, वृद्धों में विकलांगता का और बीमारी का एक बहुत ही प्रमुख कारण होते हैं। हम लोग जो बड़ी बीमारियां होती हैं, जो ऐसा दिखता है कि इस तरह की चीज़ हो गई, उससे डर जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम % को होती है। उनसे
ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो ये समस्या है ये आम तौर पे बहुत सारे लोगों को होती है, इसलिए समय रहते इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। और कूल्हे का फ्रैक्चर जैसा पहले भी बताया था, वो अगर ओल्ड एज में होता है तो वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में विशेष रूप से अगर 50 साल की उम्र के बाद ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि 50% महिलाओं में इसका खतरा होता है, और जबकि इसके एज कंपेयर टू महिलाओं के तुलना में पुरुषों में लगभग 20% इसकी संभावना होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का अगर आप देखें तो जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन जो लक्षण हैं जो आपको दिखाई देंगे, जो जिनसे आप अलर्ट हो सकते हैं, धीरे धीरे उम्र के साथ हाइट का कम होना, कमर का जैसे पीछे की साइड में कुहबड़ निकल आना, पीठ का दर्द, खासकर लो बैक पेन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा बहुत ही आसानी से हो जाने वाला फ्रैक्चर। ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान रखना है। इनमें से अगर कुछ भी होता है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। हाई रिस्क किसको किसको हो सकता है? जिन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनमें अगर ये सिम्टम आते हैं तो उनको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। तो जो पोस्ट मीनोपॉजल जो महिलाएं होती हैं, जिनमें कि जो माहवारी है वो रुक चुकी है या रुकने के आसपास है, पेरीमीनोपॉजल है, तो उनमें इसका खतरा ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, और महिलाओं में तो होता ही है। जो बहुत ही कम वजन वाले लोग होते हैं, लो बॉडी वेट वाले होते हैं, उन बहुत ज़्यादा जिनमें कम वजन होता है, उनमें भी खतरा होता है। जिनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, इसको हम एक टेस्ट के जरिए पता करते हैं, इनमें भी ये भी बहुत ही हाई रिस्क पे होते हैं। और अगर पहले ही कम उम्र में भी अगर थोड़े से चोट से फ्रैक्चर हो जाता है, या आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को भी ऐसा हुआ है कि बहुत जरा सा चोट लगती थी और फ्रैक्चर हो जाता था, या कोई हड्डी पतली सी टूट गई, कुछ भी हो गया, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद मुझे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो पहले से उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसका पता कैसे करते हैं? एक तो है कि जो प्रभावित हिस्सा होता है उसका एक्सरे किया जाता है। इसमें पेल्विस और कूल्हे दोनों का एक्सरे करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरत होती है तो कमर का एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी किया जाता है स्पाइन का। और एक खास जांच होती है जिसको डेक्सा कहते हैं, डेक्सा बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, जो कि जो हड्डियों में जो घनत्व कितना है उनका, उसके बारे में बताती है। तो ये हम कुछ जांचें हैं जिनके द्वारा हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। इनके जो कॉजेज हैं, किन में खतरा एक उम्र के बाद सभी में होता है, लेकिन किन में खतरा ज़्यादा होता है ये भी जानने की ज़रूरत है। जो कि एनिमल प्रोटीन जो होती है, जो मांसाहारी लोग होते हैं, खासकर जो रेड मीट खाते हैं, उनमें ज़्यादा खतरा होता है। कैफीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अल्कोहल ले रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं ज़्यादा, या खाने में ज़्यादा नमक लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपनी जो दैनिक जो हमारी क्रियाकलाप है, जो जीवन है, उसमें पहले ही कंट्रोल करके रखना चाहिए, और जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं, जहाँ तक हो सके हमें उनसे बचना चाहिए। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इन दवाइयों को बहुत ही कॉशियसली लेना चाहिए। बहुत लंबे समय तक अगर ज़रूरत ना हो तो ना लें, अपने आप ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें ये दवाइयाँ। जैसे स्टेरॉइड्स जो होती हैं, बहुत ही कॉमन दवाइयाँ होती हैं, और इनको कई बार लोग काफ़ी लंबे समय तक लेने लगते हैं, और ये एक जनरल दवा है जो कि कॉज करती है, लोग लेते हैं काफ़ी,
और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती हैं। एक जो एल्युमिनियम युक्त एंटासिड्स होते हैं, कुछ एंटासिड लिक्विड्स आते हैं जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उस लिक्विड को लेने चाहते हैं ताकि उनको इमीडिएट आराम मिल जाए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे जितना हो सके बचें, क्योंकि ये भी ऑस्टियोपोरोसिस करता है। इसकी जगह आप उसके जो भी और अल्टरनेटिव तरीके होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, उसको करके अगर एसिडिटी में कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ड्रिपोप्रोवेरा होता है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है किसी को तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर किसी को झटके आते हैं, झटके की दवा चल रही है या मिथोट्रेक्सेट चल रही है, जो कि मिथोट्रेक्सेट भी कई बार गठिया में और कैंसर की भी दवा है उसमें भी यूज़ होती है। तो कहने का मतलब ये इसमें कुछ चीज़ें जैसे झटके की दवा है या प्रोस्टेट की, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग इसको ले रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और इसके लिए पहले से जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उनको लेना चाहिए। जो और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पहले बताया गया है उनको बिल्कुल अवॉइड करें, थोड़ा एक्टिव रहें और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें ताकि जो कोई भी ऐसी परेशानी हो उससे बच सकें। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो यूजुअली महिलाओं में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मेनोपॉज के बाद ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसका लेवल गिर जाता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी हद तक महिलाओं में को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके बचा कर रखता है। जब इसका लेवल गिर जाता है तो इसकी वजह से हड्डियों का नुकसान काफ़ी बढ़ जाता है और क्योंकि वैसे भी अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम में थोड़ा सा बोन लॉस होता है, अगर उनको ठीक से उस समय कैल्शियम का इंटेक नहीं हुआ है, तो इसलिए महिलाओं में और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर महिलाएं जब उनको मेनोपॉज होता है तो पहले 5 सालों में मेनोपॉज के बाद 10% तक उनकी हड्डियों का जो मास है वो कम हो जाता है और 60 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं में लगभग आधी महिलाओं को एक ना एक फ्रैक्चर होता है। तो इसलिए ये ध्यान देने की महिलाओं को खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि वो बीमारियां खुद भी ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ा सकती हैं। तो ये एक लिस्ट है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सीलियक डिजीज़ है या आंत में सूजन आ जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और हीमोलिटिक जो डिजीजेस होती हैं, ल्यूकीमिया होता है, मल्टीपल माइलोमा, इस तरह पार्किंसन डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी की चोट, इसमें से बहुत सारी ऐसी ये सब बीमारियां हैं जिनके साथ कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया है, एक ये बीमारी होती है जिसमें कि ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और जो लंबे समय तक जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डायबिटिक होते हैं जो अनकंट्रोल्ड हुए लंबे समय तक, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ। इसके अलावा HIV है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है जो लंग्स की बीमारी होती है और जिनमें कि एक महिलाओं में जो एथलीट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का कई बार उनको, चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड कम होते हैं या कई बार मिस भी होते हैं, तो इसकी वजह से भी उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर समय से पहले कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स रुक जाते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो अगर कम हो, इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, पोलियो या पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है,
और माल न्यूट्रिशन, किसी भी तरह की पुअर डाइट है, वेट लॉस है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपकी हड्डी को कमज़ोर करती रहती है। इसके लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराते हैं। एक तो सारी खून की जांच पूरी करानी होती है, इसके अलावा थायराइड की जांच करानी होती है, विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल देखना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। इसके अलावा जो जैसा पहले भी बताया था, एक काफ़ी मुख्य और इम्पॉर्टेंट जांच है डेक्सा बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी जिसको कहते हैं। तो ये किस में कराना चाहिए? यूजुअली जो महिलाएं हैं 65 साल की या 70 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं, उनमें कुछ भी अगर किसी तरह का कोई खतरा, जिनकी हम लोगों ने इतनी देर से बात की, चर्चा की, दवाइयाँ, बीमारी और जो लाइफ स्टाइल है, कुछ भी ना हो तो भी इतने उम्र में एक बार बोन मिनरल डेंसिटी जरूर करानी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट मीनोपॉजल जो महिलाएं होती हैं और जो पुरुष जो 50 से 69 साल की आयु वाले होते हैं, जो जिनमें कम उम्र में वो मीनोपॉज होने लगता है, या फिर जिनमें इन्फेक्शन के, जिनमें जो पेरीमीनोपॉजल उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इन महिलाओं में, इनमें बोन मिनरल डेंसिटी की जांच करानी जरूरी होती है। कुछ पुरुषों में जिनमें कि 50 साल से उम्र से ज़्यादा की उम्र है और जिनमें कि एडल्ट एज में आकर के फ्रैक्चर हुआ है बिना किसी बहुत ज़्यादा सीवियर चोट के, या उसके हल्की सी किसी चीज़ से फ्रैक्चर हो गया है, तो उनमें भी एक बार बोन मिनरल डेंसिटी करा लेनी चाहिए कि कहीं ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो कुछ वयस्कों में जिनमें कि कुछ बीमारियां हैं जो कि हम लोगों ने पहले चर्चा करी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह, या कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स वगैरह दवाइयां ले रहे हों, तो उनमें बोन मिनरल डेंसिटी करा लेनी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड, गठिया की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनको भी बोन मिनरल डेंसिटी करा लेनी चाहिए। एक जो हमें ये पता कैसे चलता है कि कितना क्या होना चाहिए, जब हम डेक्सा बीएमडी कराते हैं तो उसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको कि टी स्कोर कहते हैं। ये WHO ने टी स्कोर दिया हुआ है। इसमें अगर 1 से 2.5 का अगर एसडी है या टी स्कोर है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपीनिया मतलब हड्डी कमजोर हो रही है, उसका घनत्व कम हो रहा है। अगर टी स्कोर -2.5 एसडी है तो इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, और अगर या उसके आसपास है। अगर टी स्कोर -2.5 एसडी से कम है और उसके साथ साथ थोड़ा सा हल्की सी चोट के साथ कुछ फ्रैक्चर भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है या उसको हो रही है गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस। तो आमतौर पर एक ये देखा गया है कि एक महिला में 20 से 30 साल की उम्र तक हड्डी का घनत्व अपने उच्चतम स्तर पर होता है और हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। तो ये सोचना कि उस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है, गलत है। उस समय सबसे ज्यादा अगर खाने पीने का और बोन हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो वही चीज इकट्ठा होगी जो कि हड्डियों को मजबूत बनाएगी। एक चीज अगर आप ध्यान दें तो यही 20 से 30 साल की उम्र होती है जबकि माँ बनने की उम्र होती है, और इस समय भी जो कैल्शियम के लॉस की वो संभावना होती है, क्योंकि बच्चा जो बन रहा होता है उसमें जो कैल्शियम आता है वो माँ से ही आता है। तो इस समय भी बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैल्शियम इंटेक किसी भी फॉर्म में, भले ही वो कैल्शियम प्रोडक्ट हैं जो कि उसके जो सोर्सेज हैं दूध, दही और जो भी
डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर अगर उसमें डाइजेशन नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो टैबलेट्स के फॉर्म में डॉक्टर की सलाह से उसको लेना बहुत ही जरूरी है। अब हमें ये देखना है कि हम इस ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कैसे कम कर सकते हैं। एक तो चीज ये है जो हमें पिछले डिस्कशन से समझ में आया कि जो 30 साल के बाद महिलाओं में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, मैक्सिमम तब तक हो जाता है या घनत्व तब तक सबसे ज्यादा रहता है, फिर धीमे धीमे कम होने लगता है। तो 50 की उम्र के आते आते जो पेरिमेनोपॉजल एज होता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जो हार्मोन का प्रोटेक्शन था वो भी चला गया है। तो इस अधिक उम्र की 50 से अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें पर्याप्त कैल्शियम, मतलब 1300 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम से लगभग थोड़ा सा ज्यादा पर डे का इंटेक होना चाहिए। ये आप किसी भी फॉर्म में लें, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा 5 से 15 मिनट की धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल कैल्शियम लेने से हमें कैल्शियम नहीं मिल जाता हड्डियों को, उसके लिए विटामिन डी भी होना बहुत जरूरी है। तो जो धूप होती है, जाड़े में थोड़ा सा दोपहर की धूप रहे और गर्मियों में सुबह की धूप रहे, 5 से 15 मिनट की धूप लेना काफी जरूरी है। और लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होती है कि धूप में आने के बाद भी उनमें विटामिन डी सिंथेसिस करने में कुछ समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को विटामिन डी की ऊपर से टैबलेट के फॉर्म में और कई तरीके से इंजेक्शंस पे आते हैं, जैसी भी जरूरत हो उसको लेना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जैसा देखा कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से काफी ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, बोन्स में मिनरल डिपॉजिट नहीं होता है। इसलिए रेगुलरली, लगातार हर दिन लगभग 30 मिनट तक वेट ट्रेनिंग वाली और ताकत बढ़ाने वाली, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको करना अगर आप करते हैं तो वो काफी हद तक लचीलेपन में और उसमें मदद करता है हड्डियों के स्वास्थ्य में। कैफीन का भी जो यूज होता है वो काफी कम मात्रा में करें या ना करें, जितना कम से कम हो सके उतना करें। चाय से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाय भी कम लेनी चाहिए और कैफीन तो जितना हो सके उतना कम लें। धूम्रपान या स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो हर तरीके से नुकसानदेह है। आपके फेफड़ों के लिए तो है ही है, आपकी हड्डियों के लिए और भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है। इसके अलावा जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें जो शरीर की जो ताकत बढ़ाती हैं, अलग तरह के पोस्चर्स होते हैं, बॉडी में बैलेंस का सुधार होता है, वजन डालने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिनसे कि गिरने का खतरा भी कम हो। तो बैलेंस बना रहेगा तो गिरेगा कम इंसान, तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस वैसे भी कम होंगे। और इसके अलावा आपको जो कैल्शियम का प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी आपको एक नेचुरल तरीके से प्रचुर मात्रा में मिल सके, जितना जरूरी हो। टोबैको, स्मोकिंग तो है ही है, लेकिन किसी भी फॉर्म में टोबैको, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं गुटखे की फॉर्म में या और किसी फॉर्म में, वो सब भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और शराब का सेवन कम से कम या नहीं करना चाहिए, जितना हो सके नहीं, जिनको जो करते भी हैं उनको इसको जितना हो सके रोक देना चाहिए या कम से कम मात्रा में होना चाहिए। और इसके अलावा ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए जिससे कि गिरने का खतरा कम हो। जैसे कि अगर आपके घर की जो फर्नीचर की जो अरेंजमेंट है, या आपको लगता है कि कुछ सीढ़ियाँ अगर इस तरह की हैं जिससे कि आपको बचने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा रास्ते में कहीं समस्या है, कुछ भी इस तरह की है, आपके घर के आसपास जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनको आप कोशिश करें
कि आपको गिरने से खतरे का उसको कम करें, उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करें चीज़ों का ताकि चोट लगने की और गिरने की संभावना कम से कम हो। अगर बाथरूम है, मान लीजिए बाथरूम स्लिपरी है, फिसलने वाला है, जो कि बहुत ही कॉमन कारण होता है जहाँ पर कि लोग फिसल कर गिरते हैं और फ्रैक्चर होता है, तो उसका जो फर्श है उसको तुरंत ठीक कराने की ज़रूरत है। ये और इसके अलावा अगर ऐसा बाथरूम है जहाँ पर कि ओल्ड एज के वृद्ध लोग जाते हैं तो उसमें आप कुछ रेलिंग भी लगवा सकते हैं ताकि वो पकड़ करके उसको जा सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें एक तो ये है कि एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के लिए भी आपको करना चाहिए। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो भी रही है तो भी आपको शुरुआत में ही एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें कि बैलेंस बनाने वाली कुछ पोस्चर की एक्सरसाइजेज होती हैं और ऐसी मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम होते हैं। ऐसे व्यायाम जिनसे गिरने का खतरा कम हो, ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि बॉडी का बैलेंस सुधरे और गिरने का कम खतरा हो जाए। इसके अलावा संतुलित आहार है और कैल्शियम का, विटामिन डी का, इन सभी चीज़ों का सेवन एक समुचित मात्रा में करें ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें। तंबाकू का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तंबाकू और शराब इन दोनों का ही सेवन नहीं ही करना चाहिए और अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है तो कम से कम इनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमें ऐसे सारे जोखिम के चीज़ों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि गिरने की संभावना हो। जैसे कि अगर आपके घर में फर्नीचर का अरेंजमेंट ऐसा है जैसे कि आप चले फिरें तो टकराने का या थोड़ा सा मुड़ करके चलने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका बाथरूम अगर उसका फर्श अगर चिकना है, स्लिपरी है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें आप रफ टाइल्स लगवा सकते हैं या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो चिकना ना हो और उसमें फिसलने का खतरा कम हो। अगर बाथरूम ओल्ड एज पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो बाथरूम में आप कुछ रेलिंग लगवा सकते हैं ताकि वो उसको पकड़ करके चल सके और इन सभी चीज़ों की वजह से आपका गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में राहत की चीज़ होगी। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और के दिया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी डाइट में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें रेड मीट से अपने आप को बचाना है क्योंकि फिर उससे ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने का खतरा रहता है। जो महिलाएं जिनमें कि स्पेशली कम उम्र में मेनोपॉज हो जाता है उनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना चाहिए ताकि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बना रहे और उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है उसको लंबे समय तक टाला जा सके। इसके अलावा सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स भी आते हैं जो कि उनको दिए जा सकते हैं और उनसे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। बिस्फेरोनाइड्स टैबलेट आती हैं और इंजेक्शन आते हैं। इसके अलावा डेनोसुमैब आता है, स्ट्रेंटियम रेलेट आता है, टेरीपैराटाइड आता है और कैल्सीटोनिन इंजेक्शन होते हैं या इसका नेजल स्प्रे भी आता है। इस तरह की तमाम तरह की दवाइयाँ और तरीके मौजूद हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है उनको ये दवाइयाँ और उनके साथ साथ एक्सरसाइज और गिरने के खतरे को कम करना, इसके अलावा जो भी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हाई रिस्क हैं इनको कम करना, ये सारी चीज़ें करके हम काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस के होने वाले जो गंभीर परिणाम हैं, जो भी खतरे हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो हमारा ओवरऑल मैसेज है कि ऑस्टियोपोरोसिस से क्या क्या हो सकता है। दर्द हो सकता है, वजन हाइट कम हो सकती है, कमर झुक सकती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है और मेनोपॉज है, तंबाकू शराब का सेवन है, इस तरह के स्मोकिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके रिस्क फैक्टर में आती हैं। प्रॉपर आपने डाइट में नहीं लिया है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए और अपने आप को
प्रिवेंट भी करके रखना चाहिए। जितने भी रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने बात करी उनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा कर रखें। तो एक जो हल्की लगने वाली चीज़ दिखाई देती है लेकिन जिसके बाद में बहुत गंभीर परिणाम मिलते हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।